नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और नमस्कार। तो भारत की सरकार असल में काम कैसे करती है, कौन चलाता है इसे? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और बात करेंगे उस कोर टीम की, जिसे हम केंद्रीय मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, भारत में असली बॉस है कौन? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब काफी दिलचस्प है। और इस जवाब को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे देश का पूरा सिस्टम, ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इसी सिस्टम को, यानी शासन की प्रणाली को ही समझते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, और यही एक लाइन तय करती है कि असली पावर किसके पास होगी और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक बहुत खास बात है, वो ये कि इसमें पावर असल में दो हिस्सों में बंटी होती है। एक होती है नाम की शक्ति और दूसरी होती है असली शक्ति। तो फिर ये दोनों है किसके पास? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति देश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, मतलब सरकार के सारे काम टेक्निकली उन्हीं के नाम पर होते हैं। पर ये एक औपचारिक भूमिका है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन। पद सबसे बड़ा है, लेकिन कंपनी को रोज चलाने के फैसले तो सीईओ ही लेता है ना? और बस यहीं हमारे सवाल का असली जवाब छिपा है। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो है नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र के प्रमुख, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जिनके पास होती हैं असली यानी रियल पावर्स। इसका मतलब ये हुआ कि देश को चलाने का जो वास्तविक अधिकार है वो प्रधानमंत्री में ही निहित है। देश के सभी बड़े और महत्वपूर्ण फैसले असल में प्रधानमंत्री ही लेते हैं। अच्छा, तो अगर सारी असली पावर प्रधानमंत्री के पास है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे देश के लिए फैसले लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री की टीम की। जी हाँ, प्रधानमंत्री अकेले काम नहीं करते। उनके साथ मंत्रियों की एक पूरी फौज होती है, एक पूरी टीम होती है, और इसी टीम को हम कहते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। तो असल में ये जो मंत्री परिषद है, यही सरकार का मेन इंजन है। प्रधानमंत्री इस टीम के कैप्टन है और बाकी सभी मंत्री मिलकर देश के एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस टीम के अंदर भी एक हायरार्की होती है, अलग अलग रैंक्स होते हैं। सबसे ऊपर आते हैं प्रधानमंत्री, फिर होते हैं सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी मदद के लिए होते हैं राज्य मंत्री, और फिर आते हैं उपमंत्री। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। हर किसी का अपना एक रोल है, अपनी एक जिम्मेदारी है, और ये सभी प्रधानमंत्री के लीडरशिप में काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक तय लक्ष्य के लिए काम करने वाली एक संगठित टीम है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली मंत्री परिषद पर कोई लगाम भी है या नहीं? इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत में, जिसे कहते हैं सामूहिक जवाबदेही। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये हमारे संविधान की सबसे ताकतवर लाइनों में से एक है। इसका एकदम सीधा मतलब है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद एक टीम के तौर पर सीधे लोकसभा को जवाब देगी। और लोकसभा कौन है? लोकसभा यानी वो जगह जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सरकार की किसी एक पॉलिसी पर भी लोकसभा का भरोसा उठ गया, तो किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरी सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसमें सब एक साथ हैं, या तो सब रहेंगे या सब जाएंगे। और यही तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये सिद्धांत ही ये पक्का करता है कि सरकार की असली लगाम हमेशा जनता के हाथ में रहे, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे पावर और अकाउंटेबिलिटी, यानी शक्ति और जवाबदेही का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, यही एक मजबूत डेमोक्रेसी की, एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। ये पूरा सिस्टम असल में ये पक्का करता है कि ताकत किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में न सिमट जाए, और सरकार हमेशा हमेशा लोगों के लिए, जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। सच में यही हमारे पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है।